हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन। तो इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था और देखना चाहता था कि ज्योतिष के ऊपर इसका क्या रेलेवेंस होता है। तो ये समझने के लिए मैंने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ज्योतिष का, वो सबसे पहले देखा और समझने की कोशिश की कि इसको हम लोग पहले समझे कैसे, एटलीस्ट ज्योतिष के हिसाब से। तो जो ज्योतिष के हिसाब से मुझे जो डेफिनेशन मिला फ्रॉम अ वेरी वेल नोन सेंट परमहंस योगानंद जी, तो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो उन्होंने अपने बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी उसमें लिखा है कि एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन्स रिस्पॉन्स टू प्लानिटरी स्टिमुलाई। द स्टार्स हैव नो कॉन्शियस बेनेवोलेंस और एनिमोसिटी, they merely send forth positive and negative radiation. Of themselves, these do not help or harm humanity, but offer a lawful channel for the upward operation of cause-effect equilibrium which each man has set into motion in the past. A child is born on the day and at the hour when the celestial rays are in mathematical harmony with his individual karma. His horoscope is a challenging portrait revealing his unalterable past and its probable future results. But the natal chart can be rightly interpreted only by the men of intuitive wisdoms, and these are few. तो इन्होंने जो समझाया है, आई होप ऑलमोस्ट आप में से अधिकतर व्यूअर्स समझ गए होंगे। मैं इसको फिर से एक पिक्चोरियल व्यू में आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने एक्चुअली कहा क्या है। तो इनका कहना ये है कि मान लीजिए कि इस मोमेंट पे अगर आपका जन्म होता है और उस जिस मोमेंट में आपका जन्म हो रहा है उस मोमेंट पे कुछ प्लानिटरी अलाइनमेंट रहे थे। इस प्लानिटरी अलाइनमेंट के बेसिस पे आपका जो बर्थ चार्ट है वो बनता है, और इस बर्थ चार्ट के बेसिस पे कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं या फिर कुछ लोग हैं जिनको ये बर्थ चार्ट रीडिंग काफ़ी अच्छे से आती है, जो आपका प्रोबेबल जो फ्यूचर है वो बता सकते हैं। अब प्रोबेबल क्यों है? क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस है, जो हम लोग कहते हैं कि देश, काल और परिस्थिति, ये तीनों चीज़ें हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी इवॉल्व कर रही है। तो उस बेसिस पे चार्ट को इंटरप्रेट करना और उस बेसिस पे अपना फ्यूचर फ्लो डिफाइन कर पाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिनके पास बहुत ही अच्छा इंट्यूशन होता है एंड दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी बर्थ चार्ट रीडिंग, तो वही ये कर सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये था। तो इससे होता क्या है, इससे हम लोग को समझ में क्या होता है कि मान लीजिए कि इस वक्त आपका जन्म हुआ, जन्म के समय आपका बर्थ चार्ट था, बर्थ चार्ट के बेसिस पे आपका जो फ्लो ऑफ लाइफ था वो डिफाइन हो गया, और इसी फ्लो ऑफ लाइफ में आपने कुछ कर्मा सेट किए। कर्मा के बेसिस पे आपको एक नया जन्म भी मिलता है, उस समय भी आपका एक बर्थ चार्ट होगा, बर्थ चार्ट के बेसिस पे आपका जो फ्यूचर है वो डिफाइन किया जाएगा। तो ये इस तरह का एक सर्कल या फिर एक इस तरह का एक फ्लो आप समझ लीजिए, फ्लो ऑफ कर्मा या फ्लो ऑफ साइकिल आपका शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये है। तो यहाँ पे अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इससे ये कैसे डिराइव करें कि वी आर इन अ सिमुलेशन और नॉट। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने स्कूल के टाइम पे ये काफ़ी पढ़ाई की थी मैथमेटिकल इंडक्शन का। वो ये था कि मान लीजिए कि अगर कोई फॉर्मूला होल्ड करता है फॉर द वैल्यू ऑफ n, इट शुड ऑल्सो होल्ड ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ n+1, n+2 और मे बी इवन n-1 और n-2। तो अगर ये फॉर्मूला n के लिए होल्ड करता है, तो कोई दूसरे वैल्यू ऑफ n विच इज n-1 या -2 उसके लिए भी होल्ड करना चाहिए, विच इज सेम विथ माई लॉ ऑफ कर्मा। अगर मान लीजिए कि इस समय मेरा जन्म होता है विच इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट कर्मास, और आगे का मेरा जो फ्यूचर होगा दैट इज़ ऑल्सो अ क्यूमुलेटिव अकाउंट ऑफ माई प्रीवियस ऑल कर्मास, अगर ऐसा होता है तो पिछला जो मेरा जन्म होगा वो भी उसके पिछले जो क्यूमुलेटिव कर्मा है उसके बेसिस पे हुआ होगा। तो ऐसे करते करते अगर हम लोग बहुत पीछे चले जाएं, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा जहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता होगा, जहाँ पे मेरा कोई पिछला कर्मा रहा ही नहीं होगा। तो ऐसा कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप वो मैथमेटिकल इंडक्शन को सही माने, तो उस हिसाब से तो अगर आपका जन्म हो रहा है तो दैट इज डेफिनेटली बेस्ड ऑन सम कर्मा। आपने कोई कर्म किया या फिर आपके और किसी के साथ कोई कार्मिक बैकलॉग है, तभी जाकर के आपका जन्म होता है। नहीं तो आप यूर इन स्टेट ऑफ लिबरेशन, या फिर आप उस स्टेट में है जहाँ पे मतलब कि आपका कोई मोह नहीं रह जाता है।
बेसिकली इन द पास्ट यू हैव सेट सम कर्मा जिस कारण से आपका जन्म हो रहा है। तो अगर ऐसी बात है, ऐसा है, तो फिर पहली बार जन्म क्यों हुआ होगा? पहली बार अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो किस कारण से हुआ होगा, ये फिर यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो फिर वो मैथमेटिकल इंडक्शन उस हिसाब से तो फिर पहली बार के लिए काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ दैट इज़ ट्रू, इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज नो फर्स्ट टाइम एट फर्स्ट प्लेस। मतलब ये जो साइकिल है ऑफ बर्थ, उसके बाद फिर डेथ, उसके बाद फिर टेकिंग बर्थ अगेन, उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स होता है, आपका बर्थ चार्ट बनता है, फिर आपका फ्लो डिसाइड होता है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज नो स्टार्टिंग पॉइंट एट द फर्स्ट प्लेस। सो रादर देन अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज एक्सिस्टेड। ये कभी मतलब कि ये स्टार्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि एज ए सेड, अगर मान लीजिए कि आपका जो करंट सिनेरियो है फॉर द वैल्यू ऑफ n, अगर ये होल्ड ट्रू होता है कि इस कारण से आपका अगर जन्म हुआ, तो जो पहली बार आपका जन्म हुआ दैट शुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ सम रीजन, राइट? तो अगर वो रीजन है तो इसका मतलब कि दैट शुडंट बी द फर्स्ट टाइम, मतलब कि उससे पहले भी कुछ रहा होगा। ये यहाँ पे इस मैथमेटिकल इंडक्शन और इफ लॉ ऑफ कर्मा का कहने का तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ एवरीथिंग हैज एक्सिस्टेड फॉर एवर, तो मतलब कि देयर वाज नेवर अ स्टार्टिंग पॉइंट, रादर इट वाज मोर ऑफ अ साइक्लिकल काइंड ऑफ अ नेचर, जिसमें ये था कि क्रिएट हुआ, प्रिजर्व हुआ, उसके बाद फिर डिस्ट्रॉय हुआ, देन अगेन इट वेंट टू अ क्रिएशन। और अगर आप वेद या फिर बाकी सारे जो ग्रंथ है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि 3 चीज़ें हैं विच एग्जिस्ट फॉर एवर। एक है ईश्वर, दूसरा प्रकृति, तीसरा आत्मा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं दे एग्जिस्ट फॉर एवर, और इसी के बेसिस पे, और जो मनुष्य जैसे होता है किसी आत्मा का, उसका जन्म या फिर मृत्यु, वो तो उसके कर्मों के कारण होता है। और जो ईश्वर होता है वो सारे कर्म, सारे सब कुछ से वो मुक्त होता है, ही इज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ ब्लिस। और जो प्रकृति होती है तो दैट इज समथिंग, वो मतलब कि दैट इज एवर एक्सिस्टिंग, तो उसके पास से भी मतलब कि कुछ कम नहीं होता है ना कुछ ज़्यादा होता है। तो ये 3 चीज़ें विच इज़ ऑलवेज एक्सिस्टेड। तो सेम अगर हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट है उसको अगर फॉलो करें तो उस हिसाब से भी हम लोग को सेम चीज़ यहाँ पे समझ आ रहा है कि देयर वाज नेवर अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज़ ऑलवेज एक्सिस्टेड। तो ये तो हुआ, बट इससे ये कैसे हम लोग समझे कि वी आर इन अ सिमुलेशन और नॉट? तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि मान लीजिए कि आपका पहले जन्म हुआ था 1900 में। 1900 में कोई एक प्लानिटरी अलाइनमेंट रहा होगा, उस प्लानिटरी अलाइनमेंट के बेसिस पे आपके कुछ कर्मा सेट हुए, आपका बर्थ चार्ट बना, आपका फिर लाइफ फ्लो बना। उसके बाद सेम समझ लीजिए कि साल 2000 में भी फिर आपका जन्म हुआ। उस जन्म के समय कुछ ग्रह योग बने होंगे, और उस ग्रह योग के कारण आपका फिर कोई पेंडिंग कर्मा रहा, जिसके कारण आपके बहुत सारे फ्यूचर इवेंट्स हुए। सेम चीज़ मान लीजिए कि आगे चल के भी होगा, आगे 2100 में भी आपका जन्म होता है और उस समय भी कोई ग्रह योग बनेंगे, और उस कारण से आपका जो फ्यूचर होगा उस तरह से डिसाइड होगा। तो इस तरह से ये फ्लो रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो ग्रहों का जो मूवमेंट है, मोशन और ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस प्लैनेट्स, इट इज़ प्रिटी फिक्स्ड। मतलब कि ये कि 1900 में जो रहा ये मुझे पता है कि क्या था, 2000 में क्या है वो भी मुझे पता है, 2100 में क्या रहने वाला है ये भी मुझे पता है। तो अगर ऐसा मान के चले कि जो ये मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स है या फिर जो इनकी पोजीशन है वो फिक्स्ड है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों की लाइफ है वो भी फिक्स्ड है, वो भी एक तरह से मतलब कि दे आर जस्ट अ रोबोट। और मतलब कि वो जो ग्रह जिस तरह से अपने जो एक तरह से होता है ना कि अपने जो बेनेवोलेंस या फिर आप तरह से कहिए कि जो मेलिफिक इम्पैक्ट है वो किसी तरह से किसी जातक को भेज रहे हैं, तो उस कारण से ही उसके डिसीजंस आ रहे हैं। तो ये है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एंड इफ एवरीथिंग इज फिक्स्ड तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वी आर जस्ट अ रोबोट और हम लोग सिर्फ एक सिमुलेशन में हैं। सो इज इट कम्प्लीटली ट्रू? तो इस हिसाब से तो मतलब कि ये हो गया कि वी आर इन ए सिमुलेशन। तो यहाँ पे फिर मैंने बहुत सारे जो हमारे हिंदुइज्म के बहुत सारे जो ग्रंथ है उसको मैंने गो थ्रू किया,
गो थ्रू करने के बाद समझ में आया कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है, और यहाँ पे होता क्या है कि जब आपने इस क्वेश्चन को, इस सर्कमस्टांसेस को बहुत अच्छे से समझ लिया, तब उन ग्रंथों में क्या लिखा है आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि ये कि बिकॉज देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये शायद एक सिमुलेशन नहीं है, ये कुछ एक और ही चीज़ है, मच रादर बिगर देन अ सिमुलेशन। और ये जो एंटायर चीज़ है, इसको उपनिषद में माया की तरह कंसेप्चुलाइज किया गया है, कि ये जगत जो है, जो जग जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है, दैट इज बेसिकली मोर ऑफ एन इल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपका जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, दैट इज नॉट कम्प्लीटली योर्स। यहाँ पे होता क्या है कि द्वैत और अद्वैत, ये कंसेप्ट आपको शायद पता होंगे बहुत सारे लोगों को। इसमें होता क्या है कि द्वैत में होता है कि विच इज डुअल, अद्वैत मतलब नॉन डुअल, विच मीन्स दैट कि आइदर वी ऑल आर वन और देयर कुड बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो ऐसा है। तो इसको ऐसे समझिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको, अगर मान लीजिए कोई मोटिवेशन आता है, कोई थॉट आता है, कोई हंचेस आता है, तो वो बेसिकली वो इंस्पिरेशन आप बाहर से कहीं से ड्रॉ कर रहे हो। किसी को आपने देखा लाइफ में कुछ करते हुए, किसी को देखा कि कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, उससे आपने काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली, और उस इंस्पिरेशन के कारण आपको लगा कि दिस वाज क्वाइट थॉट प्रोवोकिंग और मुझे भी ऐसा करना चाहिए, और उस कारण से आपने वो इंस्पिरेशन लिया। तो ऐसा है क्या कि जो कर्मा आपने अपनी लाइफ में सेलेक्ट किया, दैट वाज कम्प्लीटली योर्स, या फिर वो कहीं और से एक इंस्पिरेशन था जिस कारण से आपने लिया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आपके थॉट्स है, जो आपका जो एस्पिरेशन है, वो पूरी तरह से आपका है भी नहीं, आपने आसपास के लोगों को देख करके लिया, तो फिर जो आपके कर्मा है वो आपके कितने हुए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंडिविजुअल कर्मा है वो सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल जो कॉन्शियसनेस है उसका तो कोई कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। इट कैन ओनली बी अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्शन के कारण ही हमें हंचेस आते हैं, या फिर कोई इंस्पिरेशन आता है, या फिर लाइफ में कुछ एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। अकेले इसीलिए एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसीलिए जो कंसेप्ट है दैट इज फॉर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस विच इज इन अ वे इनफाइनाइट बट कैन बी ऑल्सो सेड एज वन। मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में तो बहुत लोग आ जाएंगे, और क्योंकि अब सभी लोग जुड़े हुए हैं तो इसीलिए अलग होते हुए भी एक है। इसीलिए जो कंसेप्ट है द्वैत अद्वैत का, वो यहाँ पे आता है। अद्वैत मतलब कि नॉन डुअल, मतलब कि लोग अलग नहीं है, भले ही बहुत सारे लोग आपको दिखते हैं बट दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, और एक दूसरे से उनका कर्मा जो है वो एक्सचेंज होता रहता है। और इस मॉडल को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए एक ह्यूमन बॉडी को। जैसे मान लीजिए कि आपका एक सेल है आपके बॉडी में, वो ट्रिलियन सेल्स में से एक सेल होगा, लेकिन आपके बॉडी में जो ट्रिलियन सेल्स है वो एक साथ काम करते तभी जा कर के आपको वो जो प्राण शक्ति है वो मिलती है, आप कोई एक्शन अपना कर पाते हो। तो अगर हम लोग इसको ऐसे समझे जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, तो एक जो आपका जो सेल हुआ दैट इज एज गुड एज अ ह्यूमन, और जो ट्रिलियंस ऑफ सेल एक साथ जब मिल जाते हैं तो वो एक साथ मतलब कि आपकी पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, अगर उसको साथ में अगर आप जोड़ दो तो दैट बिकम्स अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो जिस तरह से डिसीजन लेती है, जिस तरह से इवेंट्स होते हैं, उसी तरह से जो हमारा अर्थ का जो फ्लो है या फिर जो जगत है, जो इसका जो मूवमेंट है, वो इसी तरह से होता है। हमारे प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर इसी पे ही डिसाइड होते हैं हमारे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में। और ये जो माया का जो कंसेप्ट है, ये बहुत सारे हमारे ऋषियों ने पहले ही बताया था। और होता क्या है कि इन कर्मों के कारण आपके मन में जो संस्कार हो जाते हैं, वो संस्कार आपसे वापस से वही काम कराते हैं जो मतलब कि आपका एक पैटर्न बन गया, एक कंडीशनिंग बन गई है। तो मैं कुछ दिन पहले महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा हुआ योग सूत्र पढ़ रहा था, और उन्होंने वहाँ पे बताया है कि कैसे वो संस्कार आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो एक तरह से डिटरमाइन करता है। और इस जो
इल्यूशन है या फिर ये जो माया है, इससे मुक्ति के लिए जो उन्होंने अष्टांग योग के जो सारे जो स्टेप्स बताए हैं वो कितने लॉजिकल और कितने साइंटिफिक है और कितने अच्छे तरह से उन्होंने एक तरह से डॉक्यूमेंट किया है अपना सारा फाइंडिंग्स। तो वो तो मैं काफ़ी हद तक आप लोगों को रेकमेंड करूँगा ये समझने के लिए कि कैसे इन केस इफ़ यू बिलीव कि यू आर इन अ सिमुलेशन, दैट इज़ ओनली बिकॉज कि आपके जो पुराने कर्म हैं वो आप पर इतने ज़्यादा डोमिनेट कर चुके हैं कि दैट इज़ ओनली एस्पायरिंग यू टू थिंक अहेड। उसके बिना मतलब कि आप शायद लाइफ में एक्शंस ही नहीं ले पाओगे। और इफ़ यू हैव टू लुक बियॉन्ड योर कर्मास, योर संस्कार, तो उसके लिए तो मुझे सबसे अच्छा जो टेक्स्ट समझ में आया वो था योग सूत्र। यहाँ पे ज्योतिष आपको कैसे हेल्प करता है? ज्योतिष इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है कि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, उसमें प्राणायाम वाज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द अष्टांग योग। यहाँ पे ज्योतिष में भी ऐसा ही है। ज्योतिष जो एक होलिस्टिक जो इसका कंसेप्ट है, दैट इज मोर टुवर्ड्स टेकिंग यू टुवर्ड्स गॉड, रादर देन ये कि आपको ये समझाए कि आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कब होंगे, आपको लाइफ में मॉनेटरी गेन्स कब मिलेगा। तो ज्योतिष इसके लिए डिज़ाइन नहीं हुआ था। ज्योतिष इसके लिए डिज़ाइन हुआ था कि आपको ईश्वर की तरफ ले जा सके, आपको ये समझा सके कि आप अपने पिछले कार्मिक बैकलॉग के हिसाब से आपका प्रेजेंट कर्मा क्या है, आपका प्रेजेंट संस्कार क्या है, आपको किन किन संस्कारों के ऊपर काम करना है और कितने जल्दी अगर उसको आप काम करें उसके बाद जो ईश्वर के दर्शन होंगे या ईश्वर की तरफ आपको जाने का जो मार्ग है वो कितना आसान बन जाता है, उसके लिए ज्योतिष का निर्माण हुआ था। लेकिन एज ए सेड, पतंजलि योग सूत्र से लोगों ने सिर्फ प्राणायाम को ही लिया और प्राणायाम को यूज़ करके सिर्फ अपना, या फिर जो हठ योग है उसको यूज़ करके बस सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिर पोस्चर एक्सरसाइज वही कर रहे। जो बाकी जो स्टेप्स है टू रीच समाधि, वो तो एक तरह से वाइट वॉशिंग हो गया है, क्योंकि दैट डजंट फिट इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट, तो इसीलिए उसको तो हटा दिया गया है। सेम इज़ हैपनिंग विद ज्योतिष। ज्योतिष आपको ये समझाने के लिए था कि अगर आपको इस सिमुलेशन से, इस जो सो कॉल्ड मायावी जो संसार है, इससे आपको निकलना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा, अपने संस्कारों को समझना होगा, और उस संस्कार को समझने के बाद आप फिर सेल्फ रियलाइजेशन या समाधि की तरफ जा सकते हैं। तो दिस वाज माय टेक ऑन सिमुलेशन पार्ट, आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन, और ज्योतिष का इसके ऊपर क्या स्टैंड होता है, ज्योतिष कहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो आई इवन बिलीव कि इस पे बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट भी हो सकते हैं विच आई वुड डेफिनेटली एनकरेज कि आप लोग अगर ऐड करना चाहो तो डेफिनेटली डू दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने सर्च किया और जितना मैंने इसके ऊपर देखा, दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। I also believe that there are many more points which I can add to, but till the point I believe this is what the best that I can come up with. Hope you liked the video. See you in the next video. Bye.